गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल बादशाह अकबर। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर द्वारा की गई। लेकिन बीच में हमने चौसा और बेलग्राम का युद्ध पढ़ा, और चौसा और बेलग्राम का युद्ध जो 1539 चौसा का युद्ध और 1540 बेलग्राम का युद्ध, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं की पराजय हुई और जो दिल्ली आगरा की गद्दी पर शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की, अफगान वंश की स्थापना की। लेकिन 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान पड़ा शेर शाह का, और इसमें एक दुर्घटना के कारण शेरशाह जो है बुरी तरह जख्मी हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके जो उत्तराधिकारी हुए इस्लाम शाह शूर, आदिल शाह शूर, ये उतने योग्य शासक नहीं थे। इन्होंने राजधानी में परिवर्तन कर दिया और जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था शेरशाह सूरी द्वारा, उसे स्थायित्व नहीं दे पाए और फिर ये सूर वंश जो है कमजोर पड़ा। और इसी का फायदा उठाकर जो हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था, उसने पुनः भारत की ओर कूच किया, प्रवेश किया, और सरहिंद का युद्ध 1555, मच्छीवाड़ा का युद्ध और उसके बाद में सरहिंद का युद्ध, ये दोनों युद्धों में सूरवंश के शासकों को पराजित किया और पुनः दिल्ली आगरा की गद्दी पर बैठे। लेकिन दुर्भाग्यवश 1556 ईस्वी में दीनपना की जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई। अब उससे आगे हम देखेंगे मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर, अकबर महान भी इसे कहा जाता है। दो सम्राटों की अक्सर इतिहास में तुलना की जाती है, जो जिनका एमपीपीएससी में पहले के सब्जेक्ट लेना होता था। 2012 से 14 से पहले मेंस में सब्जेक्ट होते थे, 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल, एक नहीं 2 लेना होता था। और 2012 से पहले तो प्री में भी एक सब्जेक्ट लेना होता था। तो जब सब्जेक्ट लेते थे तो इंटरव्यू में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते। यदि किसी का हिस्ट्री रहा हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपकी नजर में अकबर और सम्राट अशोक दोनों में से महान कौन है और क्यों? तो हम तो यही याद करके जाते थे कि दोनों महान सम्राट हैं, लेकिन आपकी नजर में दोनों में से कौन और क्यों, उसका कारण सही देना पड़ता था। तो जैसे सम्राट अशोक, लगभग 50 वर्ष उसने भी शासन किया, अखंड भारत की स्थापना की, और उसके बाद में भी साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार यदि किया है किसी ने, तो वो किसने किया? अकबर ने किया। शून्य से शुरुआत हुई है, शून्य से शुरुआत हुई है और पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया, इवन दक्षिण भारत तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया है। और फिर कोई विद्रोह नहीं इनके समय में, शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था, सहिष्णुता की नीति। सहिष्णुता क्या होता है? सहिष्णुता ये है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक, फिर आपको भी पढ़ाने का मौका दिया, मैंने सुना ना, मैंने सुना कि नहीं, पूरा टोका नहीं बीच में, ये सहिष्णुता है। मतलब अपने विचारों को जब दूसरों को सुनाते हैं तो दूसरों की बातों को भी सुनना और समझना, उसका विरोध नहीं करना, ये सहिष्णुता है। ये क्या है? सहिष्णुता है। तो सहिष्णुता की नीति, सुलह कुल की नीति, उसकी सुलह कुल की नीति, क्योंकि उस समय राजपूत जो थे बड़े एग्रेसिव हुआ करते थे, तो राजपूतों का से लड़ा नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया। तो इसके लिए सुलह कुल की नीति, राजपूत नीति। धार्मिक नीति, सिकंदर जैसा कट्टर, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक जैसे उसने धर्म के आधार पर किसी से कोई विवाद नहीं किया, बल्कि सुलह कुल की नीति, एक काम किया था उसने, क्या? इबादत खाने की उसने स्थापना की थी।
सभी धर्म के जो विद्वान होते थे, चाहे जैन धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, इन सबको वो एक जगह बुलाता था, उनसे वार्तालाप करता था और अपने ज्ञान में वृद्धि करता था। लोगों को बोलता था कि ऐसे ही हमें व्यवहार करना चाहिए। इबादत खाने की उसने स्थापना की। तो ये सारी चीजें उसने, जो जजिया कर था 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में जो धार्मिक कर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लोग ही कर लगाते थे, जो मंदिर वगैरह होते थे वो वहां पर भी टैक्स लगते थे, तो धार्मिक कर उसे कहते थे। धार्मिक करों को उसने 1563 में समाप्त कर दिया। इसी प्रकार जो युद्ध बंदी होते थे, युद्ध बंदी, संतोष कुमार समझ रहे हो आप बात को, बड़ी अच्छी बात है। युद्ध बंदी जो होते थे तो इनको, इनके ऊपर टैक्स लगता था, उसे बोलते थे दास कर। तो दास प्रथा इसने 1562 में समाप्त कर दी। 1579 की बात करें तो उसने फिर मजहर की घोषणा की थी कि वो राजनीतिक मामलों के साथ साथ धार्मिक मामलों का भी प्रधान हो गया था। तो ऐसे ढेर सारे उसने कुछ सुधार कार्य किए थे। फिर उसके विजय अभियान यदि देखें तो मालवा की विजय, मेड़ता की विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, इधर हम बुरहानपुर असीरगढ़ की विजय, ऐसी गढ़ कटंगा की विजय, इतने अधिक विजय अभियान उसके रहे, वो महान शासकों में गिना जाएगा। उसके साथ में उसने जो मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी, वो ये अकबर की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता मान जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठता है, अब आए या ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन पहले अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठाते थे, मेंस में बड़ा क्वेश्चन बनता था, मनसबदारी व्यवस्था क्या है? मनसबदारी व्यवस्था क्या होता है? आपने पढ़ा है मनसबदारी? आपने तो पढ़ा है, नहीं पता। मनसबदारी व्यवस्था बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था मतलब सैनिकों का पद और ओहदा निश्चित कर दिया। पद और ओहदा कि जैसे किसी को दे दिया, जैसे विजया को, अब यहाँ देख लिया इतने सारे बच्चे आते हैं, तो जैसे प्रिया है, विजया है, ये लोग बहुत पहले से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो अब मेरा इनके ऊपर विश्वास है, तो मैं इनको बोल दूंगा कि तुम्हारे पास में तुम इस पद पर हो, अब तुम 5000 घुड़सवार रख सकते हो अपने पास में। फिर उसके बाद में विजय आई तो इनको 4000 का मनसब दे दिया, ये 4000 घुड़सवार अपने पास में रख सकते हैं। तो इस तरीके से मनसब एक पद होता था, सैन्य पद होता था, और उसके अधिकार दे दिए जाते थे कि आप इतने अपने सेना रख सकते हो। और फिर उसमें यह भी था कि जो बड़े पद होते थे, जो बड़े मनसबदार, जैसे 7000 ही है, फिर बाद में 10,000 का पद दिया जाने लगा, ये सिर्फ राज परिवार के लोगों को ही दिया जाता था। एक हेमू आदिल शाह के बारे में पढ़ेंगे अपन, हेमू विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल का प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मध्यकाल का प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, नाम क्या है? हेमू। और इसने अंतिम हिंदू शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, 14वां विक्रमादित्य था। कौन सा? मोहित जी, 14वां विक्रमादित्य था। इसके बाद में हमें पढ़ना है पेटीकोट शासन। हुए खुश आप? नहीं हुए? पेटीकोट शासन आप तो हुए होंगे। एक बार एक महोदय जी ब्रिटेन गए थे यात्रा के लिए, उन्होंने सब प्रकार के कोट पहने, सिर्फ एक कोट नहीं पहना। कौन सा कोट था पता है? पेटीकोट, है ना? तो पेटीकोट शासन की बात कर रहे हैं, ये है 1560 से 1562 तक, 1560 से 1562 तक पेटीकोट शासन। कुछ समझ में आ गया होगा? मतलब एक महिलाओं का एक दल था। अकबर छोटा, अकबर की उम्र बहुत कम थी, तो महिलाओं के गुट के इशारों पर वो काम करता था। मतलब सर्वे सर्वा कौन था? महिलाएं थी। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन। 1560 से 1562 तक हरम दल का मतलब शासन पर बड़ा अधिकार था। एक बड़े व्यक्ति का नाम पढ़ना है हमें इसमें, कल भी पढ़ा था, थोड़ा सा नाम लिया था मैंने इसका, नहीं
कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहना आपका कुछ। जी बहुत सही बोला, बैरम खान। बैरम खान की बात करने वाले हैं। बैरम खान, हुमायूं के बारे में भी पढ़ा अपन ने, चाहे मच्छीवाड़ा का युद्ध हो, सरहिंद का युद्ध हो, बैरम खान के नेतृत्व में लड़े गए। मतलब मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने में यदि किसी का योगदान है तो वो है बैरम खान, बैरम खान। अब जिसको पता हो कि मेरे कारण ही तो सब कुछ हो रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत तो अहम होगा, और अहम ही सबसे बड़ा वहम है। अहम जो है वो सबसे बड़ा वहम है, क्योंकि ये दुनिया अच्छे अच्छे को भूली तो किस खेत की है मूली, ऐसी वाली बात होती है। तो अब बैरम खान जो है 1556 जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तब से लेकर 1560 तक, 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक था। और जो भी निर्णय लेना है वो कौन लेता था? बैरम खान लेता था। शुरुआत में तो वो बैरम खान अकबर से वार्तालाप ये वो करता था। कभी कभी वो ये हो गया कि अकबर से बिना पूछे बड़े बड़े निर्णय लेने लग गया। और फिर क्या, बराबरी वाले लोग, दूसरे जो सामंत सरदार थे वो अकबर के कान भरते थे। ऊपर से जो घर की सीनियर महिलाएं थी उनको ऐसा लगता था कि ये अकबर को जैसे इसने गोद ले लिया हो और यही सब कुछ कर लेता है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो इस तरीके से सब तरफ से लोगों ने अकबर के कान भरना शुरू कर दिया, अकबर के कान भरना शुरू कर दिया। तो उसे 1560 ईस्वी में एक ऑप्शन दिया गया, डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक ऑप्शन दिया गया कि तुम या तो सूबेदार बन जाओ, सलाहकार बन जाओ, या मक्का की यात्रा पर चल जाओ। तो उसने, अब सूबेदार कैसे बनेगा? सूबेदार कैसे बनेगा? वर्तमान में जो राजनीति है ऐसे, क्या सबके साथ यही हो रहा है? ठीक है, तो यही बात वर्तमान की राजनीति में तो ऐसा नहीं होता, कोई भी पद ले लेते हैं अब। लेकिन उसने वो पद लेना स्वीकार नहीं किया, बोले ये दोनों पद से तो मैं बहुत आगे निकल गया हूं, तो अब मैं क्या करता हूं, विद्रोह कर देता हूं। ऐसा बोला जाता है कि उसने विद्रोह किया और अकबर की सेना ने तिलवाड़ा के युद्ध में उसे पराजित किया। और फिर भी अकबर ने उसे कुछ नहीं किया। वो जानता था कि आज मैं जो कुछ हूं किसकी वजह से हूं, बैरम खान की वजह से हूं। और उसे जो है वो मक्का की यात्रा के लिए रवाना कर दिया। लेकिन जो बहुत अच्छा काम करते हैं दुश्मन भी बहुत होते हैं उनके। तो बीच में एक सरदार था और वो मच्छीवाड़ा के युद्ध की उसकी दुश्मनी थी, तो वो दुश्मनी निकाल दी और बैरम खान की हत्या कर दी 1561 ईस्वी में। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो जबरदस्ती अकबर के द्वारा ही उसकी हत्या करवा दी गई थी। खैर वो बात हमें पढ़ने की नहीं, बस बैरम खान के बारे में पढ़ना है कि कब क्या उसने किया। फिर महाराणा प्रताप का भी चैप्टर इन्हीं के समय में है, अकबर के समय में। महाराणा प्रताप, उनकी वंशावली देखते तो उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप और इनके बीच में 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ के शासक। और ये बोला जाता है कि इसमें ये युद्ध पता नहीं किसका, कैसा युद्ध था, अकबर और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। पक्का ना, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन अकबर तो अपने घर में था और उसकी इधर से लड़ रहा था कौन? मानसिंह। कौन लड़ रहा था? मानसिंह। और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो भी मुस्लिम था, अभी नाम बताऊंगा मैं थोड़ी देर से, अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो देखो लड़ाई ऐसी हो रही है वहां पर, और तो तुरंत तो वहां पे महाराणा प्रताप की पराजय हुई। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उसने मरते दम तक कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। आज भी जो उनकी कथा कहानियां हैं जो बड़े स्वाभिमान के साथ में पढ़ी जाती है। रानी दुर्गावती का चैप्टर,
रानी दुर्गावती का चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है। अभी कल परसों संडे के दिन टेस्ट हुआ तो नरही का पढ़ा था ना अपन ने। नरही किसी ऑप्शन में आया तो क्वेश्चन आया था। तो नरही जो है ये रानी दुर्गावती के संबंध में है। कौन थी रानी दुर्गावती? पितृपक्ष की ओर से चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री थी और गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी। तो इनके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, रानी दुर्गावती। और एक किसी महिला शासका की बात करना है, बाज बहादुर रानी पद्मावती, रूपमती, सॉरी रानी रूपमती, बाज बहादुर और रानी रूपमती का चैप्टर पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्री में पूछा गया है। ये कहां पे? मांडू के थे, दोनों गायक थे, रानी रूपमती और बाज बहादुर। जब आसफ खान के नेतृत्व में वहां पर आदम खान के नेतृत्व में जब वहां आक्रमण हुआ तो रानी रूपमती ने तो जहर खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन बाज बहादुर ने इसके नवरत्नों में शामिल हो गए, इनके दरबार में आके गाना बजाना शुरू कर दिया था, क्योंकि संगीत के ये प्रेमी थे। एक और महिला शासिका का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें पढ़ना है। और कोई महिला शासिका नहीं? चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं अकबर और प्रारंभिक जीवन पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन, जन्म के बारे में अपन ने पढ़ लिया। जन्म राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1545। अक्टूबर 1542, 45 बोल दिया मैंने। 15 अक्टूबर 1542 राणा वीरसाल के महल में, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। और माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। कौन थी ये हमीदा बानो बेगम? हुमायूं के समय में पढ़ा था अपन। जब हुमायूं अपना निर्वासित जीवन जी रहे थे तो उसने अपने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु की पुत्री से विवाह कर लिया था। चूंकि ये घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, तो इसलिए इसका जो पालन पोषण हुआ है, पालन पोषण चाचा, इनके चाचा असगरी व सुल्ताना बेगम ने किया। चाचा असगरी व सुल्ताना बेगम ने किया। अब इनका विवाद किस भाई से था? कामरान से। कामरान कहां का शासक था? ये काबुल कंधार, ये पढ़ाया था मैंने, काबुल कंधार। ऐसा बोला जाता है कि जब हुमायूं और कामरान के बीच में, क्योंकि कामरान वो भाई है उसका जो शेरशाह सूरी की मदद कर रहा था, हुमायूं को पराजित करने के लिए शेरशाह सूरी की मदद कर रहा था। तो जब कामरान से उसने काबुल कंधार प्राप्त करने की कोशिश की और इसके लिए युद्ध हुआ, तो ये बोला जाता है कि कामरान ने जो है अकबर का कान पकड़ के जो है उसकी जो तोप के मुंह पे बांध के किले की दीवार से लटका दिया था। किसने? कामरान, कान पकड़ कर। ठीक, लेकिन देने वाला कोई और है, बचाने वाला कोई और है, मारने वाला कोई और है, बच गया। लिखेंगे हुमायूं और कामरान के मध्य कंधार को लेकर हुए युद्ध के दौरान
युद्ध के दौरान कामरान ने बालक अकबर को कान पकड़कर तोप के सामने लटका दिया था, लेकिन वो बच गया। अब हम बात करते हैं 1551। 1551 में 9 वर्ष की उम्र में बाबर कहाँ का शासक, कहाँ से आया था? फरगना के क्षेत्र में पड़ता है, गजनी वाले क्षेत्र में। तो 9 वर्ष की उम्र में गजनी की सूबेदारी सौंपी। किसके संरक्षण में? और इसका संरक्षक थे मुनीम खान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मुनीम खान। अकबर का प्रारंभिक संरक्षक कौन था? मुनीम खान। और जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई 14 फरवरी 1556 को कालानौर पंजाब का एक क्षेत्र है, कालानौर में बैरम खान द्वारा राज्याभिषेक किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुआ था? कालानौर में बैरम खान द्वारा राज्याभिषेक किया गया। बैरम खान का संरक्षण और इसने 1556 से 1560 तक बैरम खान के संरक्षण में इसने शासन किया। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना पानीपत का द्वितीय युद्ध। किसके समय की? बैरम खान के समय की भी और अकबर के समय की भी। पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रथम तो पढ़ लिया अपन ने 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होगा वो होगा बैरम खान और इसके अपोजिट में कौन है? आदिल शाह सूर का वजीर हेमू। इसको याद करना। हेमू, चूंकि आदिल शाह सूर पहले पराजित हो चुके थे हुमायूं से, इसलिए हेमू ने क्या किया था? अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर लिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। क्योंकि आदिल शाह सूर जो है वो मच्छीवाड़ा और उसके बाद में कौन सा युद्ध? सरहिंद के युद्ध में पराजित हो चुके थे। तो उसने सोचा कि अब जो कुछ है वो मैं ही हूं। उसने अपने आप को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। तो उसके बीच में हुआ था। अब जब युद्ध हुआ तब ऐसा लग रहा था जैसे हेमू विक्रमादित्य की विजय हो रही है, जीत रहा है, लगभग 90% ये जीत गया था। लेकिन तभी क्या हुआ? करिश्मा। दुश्मन का एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा और वो नीचे गिर गया। सेना तितर बितर हो गई, इधर उधर भगदड़ मच गई, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन अपना है कौन पराया है। और इसमें उसको बंदी बना लिया गया हेमू को।
और फिर वहां थोड़ा सा विवाद हुआ अकबर और बैरम खान के बीच। बैरम खान बोल रहा है अकबर मार डालो इसे। अकबर बोलता है कि नहीं नहीं, छोड़ देते हैं इसे, छोड़ देते हैं। बैरम खान, ऐसा बोला जाता है कि बैरम खान के उकसाने पर अकबर ने इसकी हत्या कर दी थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बैरम खान ने इतना उकसाया, अकबर ने इसे नहीं मारा, तो इसलिए बैरम खान ने गुस्से में आकर स्वयं ही हत्या कर दी थी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। हेमू के बारे में हम 2-4 बातें लिखेंगे। हेमू, ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, ये 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556। रेवाड़ी का बनिया, रेवाड़ी का बनिया, जल्दी जल्दी लिखेंगे, थोड़ी सी 2-4 बातें लिखना है उनके विषय में। आदिल शाह सूर का वजीर, आदिल शाह सूर का वजीर। तारदी बेग को, अगली लाइन में लिखना है, तारदी बेग को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। ये नाम भी महत्वपूर्ण है, तारदी बेग। कौन था तारदी बेग? प्रिया बताइए। तारदी बेग नहीं तो संतोष कुमार, नहीं नहीं, ये क्या नाम, पंकज जी तो है ही अपने पास में। तारदी बेग, देखो अपन ने पढ़ा 1555 सरहिंद का युद्ध, आदिल शाह सूर अंतिम रूप से पराजित हो गया। तो अकबर ने अपने जो मुख्य सेनापति थे उनको अलग अलग जगह पर भेजा, आगरा के किले पर अधिकार करने के लिए, दिल्ली के किले पर अधिकार करने के लिए भेजा कि अधिकार कर लो। तो तारदी बेग इन्हीं का सेनापति था, अकबर का। वो कहाँ गया? दिल्ली पर अधिकार करने के लिए। तो वहां कौन था? हेमू विक्रमादित्य। और उसने आसानी से कब्जा नहीं करने दिया, बल्कि उसने पराजित किया, इसको हराया। और तारदी बेग वापस हार के कहा आया? अकबर के पास में। और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। वो तो डायरेक्ट किसी से मिलने ही नहीं देता था, उससे जो भी होगा मेरे से होके ही बात जाएगी। तो बैरम खान के पास में जैसे ही गया और बोले कि वहां मैं कब्जा नहीं कर पाया, वो बहुत शक्तिशाली शासक है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, ये है वो है, खूब तारीफ करने लगा उसकी। वे हमें तो प्लानिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बैरम खान ने ऐसे तलवार उठाई और तारदी बेग की हत्या कर दी। वे तुम गुणगान कर रहे हो दुश्मन के, ये सोच के। क्लियर हो गया? तारदी बेग प्रारंभ में सड़कों पर नमक बेचा करता था। ये ऐसा नहीं है कि अभी कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पहले भी बन जाते थे। तो पहले भी ये नमक बेचा करते थे, फिर बाद में वजीर बने। वजीर मतलब पीएम। स्वामियों के लिए 24 में से 22 लड़ाइयां जीती इसने। 24 में से 22 लड़ाइयां जीती, मतलब जिनके लिए काम करता था उनके लिए ये युद्ध करता था। तो 24 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से 22 इनके द्वारा जीती गई। पहला और इकलौता हिंदू राजा, पहला और इकलौता हिंदू राजा जिसने मध्यकाल में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे, दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे। चौदहवां शासक क्या बताया? संतोष। 14वां से क्या मतलब है यहाँ पर? गुड, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 14वां शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
और पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध में इसकी हत्या, पानीपत के युद्ध में इसकी हत्या। क्लियर एकदम? पानीपत के युद्ध में इसकी हत्या। अब हम बात करते हैं बैरम खान। बैरम खान के बारे में भी लिख लेते हैं। बैरम खान कौन था, क्या था? हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक व राजनीतिक गुरु, जो कि मूल रूप से पर्शिया का शिया संप्रदाय का कराकुइल तुर्क। अकबर द्वारा इसे खान खाना की उपाधि थी। वकील का पद प्रदान किया, लेकिन बैरम खान के कठोर निर्णय हरमदल द्वारा अकबर को भड़काना एवं अकबर की वयस्कता के कारण बैरम खान को वकील के पद से हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप बैरम खान ने विद्रोह किया। वह 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध, कौन सा? तिलवाड़ा का युद्ध, किसके बीच में? अकबर वर्सेस बैरम खान। बैरम खान की पराजय हुई। अकबर ने बैरम खान के आगे 3 प्रस्ताव रखे। एक, कालपी चंदेरी की सूबेदारी ले ले।
या गुप्त सलाहकार बन जाए। मतलब अब सबके सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी बोल रहा है मुझे चुपचाप से बोलना, स्वयं निर्णय लेने की जरूरत नहीं। गुप्त सलाहकार बन जाए या मक्का की यात्रा कर ले। मक्का की यात्रा पे चले जाए। बैरम खान ने तीसरा प्रस्ताव स्वीकार किया। कौन सा? मक्का की यात्रा। मक्का की यात्रा का प्रस्ताव स्वीकार किया। मक्का की यात्रा का प्रस्ताव स्वीकार किया। जब 1561 में बैरम खान मक्का की यात्रा पर जा रहा था, रास्ते में कहां पर? प्रिया को पता है? पाटन। प्रभात पट्टन तो नहीं है? पाटन है ना? पाटन, गुजरात में पाटन के निकट, नाम क्या बताया? मुबारक खान। मुबारक खान नामक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। क्यों की होगी हत्या उसने? क्योंकि उसने अपने बाप का बदला लिया था। मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने उसके पिता की हत्या कर दी थी, तो वो तलाश कर रहा था ऐसा मौका कि मैं इसकी हत्या कर दूं। लेकिन कभी कभी कहानी दूसरी भी बताते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अकबर के इशारे पर ही उसकी हत्या कर दी गई थी। जान ठीक। अब ये तो हो गया, बैरम खान का चैप्टर खत्म। लेकिन अभी कहानी अधूरी है। कैसे संतोष? क्योंकि अभी मुझे संतोष नहीं मिला है। संतोष इसलिए नहीं मिला क्योंकि अकबर महान सम्राट था। अब बैरम खान की हत्या कर दी तो उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, तो उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो पहले राजा महाराजा लोग महान होते थे, वो कुछ अलग तरीके की व्यवस्था करते थे। तो देखो क्या व्यवस्था की। फिर देखो मोहित के चेहरे पे हंसी आ गई। बोलेंगे फिर तो बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। उसके पुत्र किसके पुत्र? बैरम खान का भी था और सलीमा बेगम का भी था। और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को, पूरा नाम क्या है अब्दुल रहीम का? अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। खान खाना एक पद होता था जो मुगल बादशाह के जो हरमदल है, जो घर है, उसकी पूरी देखरेख करना उसकी जिम्मेदारी होती थी। तो खान खाना की उपाधि दी। क्लियर हो गया? बैरम खान का चैप्टर अब खत्म करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जो पंकज को बड़ा पसंद है, पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन 1560 से 1562। अब इनको बड़ी खुशी हुई कि बैरम खान
अकबर जो है बैरम खान के साथ में बैठता था, घर में जो जो दूसरी महिलाएं हैं इन सबके साथ में बात भी नहीं करता था, कोई निर्णय करना है क्या करना है, वो भी सीनियर थे। तो इन्होंने षड्यंत्र करके उसका तो पत्ता साफ कर दिया। अब इनको लगा कि अब अकबर हमारे कब्जे में ही रहेगा, हम जैसा कहेंगे वैसे ही करते रहेगा, और हुआ भी कुछ समय तक। अब इन्होंने क्या किया था, एक गुट बनाया था, उसे कहते थे हरम दल। हरम दल या एक और नाम है उसका अत का खेल। अत का खेल नाम एक गुट बनाया, अत का खेल। और इस गुट में कौन कौन थे, एक थी माहम अनगा। इस गुट के सदस्य कौन थे, माहम अनगा, माहम अनगा। एक थी जीजी अनगा, जीजी अनगा। एक थे चचेरा भाई उनका आदम खान, मतलब माता की ओर से था, हुमायूं की ओर से नहीं। तो आदम खान एक भाई था उनका। तो माहम अनगा, आदम खान, जीजी अनगा, और ये भी बोला जाता है हमीदा बानो बेगम भी इसी गुट का सपोर्ट करती थी। तो ये ऐसा एक गुट था, और ये क्या करते थे, जबरदस्ती अकबर के कान भरते रहते थे, अकबर को सलाह मशवरा देते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। अकबर नहीं करता था, यही करते थे, क्योंकि 1542 में जन्म हुआ, 1556 में वो शासक बन गया। मात्र कितने वर्ष की आयु, 13-14 वर्ष की आयु में वो शासक बन गया था। अब 1560 की बात कर रहे हैं, लगभग कितने 17-18 वर्ष की उसकी उम्र थी, लेकिन वयस्क तो हो रहा, समझदारी उसको आ रही थी। जैसे बैरम खान के बारे में समझ गया था कि ये गलत करता है, अपने निर्णय मेरे ऊपर थोपता है, ये बात समझ गया था। तो अब धीरे धीरे ये बातें भी समझ में आने लग गई थी कि मैं क्या कहां से गया, गिरा और कहां अटका, आसमान से गिरा और खजूर पर लटका, वैसे वाली स्थिति हो गई, ये वो समझते थे। अब धीरे धीरे वो उनके कान खुले हो गए, लेकिन अब इनके चक्रों में फंसा हुआ था, इतने जल्दी वो आजाद भी नहीं हो सकता था। लेकिन हुआ क्या, एक आदम खान से एक गलती हो गई, उसे पढ़ेंगे अपन, आदम खान से क्या गलती हुई, और उस चक्कर में उसने आदम खान को मृत्युदंड दे दिया। और आदम खान को मृत्युदंड देने के साथ साथ ये जो माहम अनगा है वो सदमे में मर गई, ये दीदी अनगा खत्म, और इस तरीके से 1562 में वो इस अत का खेल या जो हरम दल है इससे भी मुक्त हो गया। तो 1560 से 1562 का जो काल है ये क्या कहलाता है, अकबर के दृष्टिकोण से पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन भी इसे कहा जाता है। अब अकबर के परिवार की चर्चा कर लेते हैं। परिवार में और कौन कौन थे, फिर उनके युद्ध अभियान हम पढ़ेंगे। ये पानीपत का हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसी से उसके साम्राज्य को स्थायित्व मिला है। यदि पानीपत का युद्ध नहीं होता तो शायद सम्राट अकबर भी नहीं होता। तो परिवार में देखें तो इनके पुत्र पुत्र हैं जहांगीर, दानियाल, मुराद, हुसैन, हसन, ये इनके पुत्र थे। दानियाल, मुराद, हुसैन, हसन, और सबसे पहले जहांगीर। जहांगीर को किस नाम से, पुत्र का नाम क्या था, सलीम, सलीम था इसका, ठीक। सबसे प्रिय पुत्र कौन था उसका, प्रिय पुत्र वो था दानियाल। कौन था, दानियाल, ठीक। पुत्रिया भी थी इनकी, ऐसा नहीं है पुत्र ही पुत्र थे, पुत्रिया भी थी। आराम बानु, आराम बानु, खानम सुल्तान बेगम, खानम सुल्तान बेगम, शहजादी खानम, निशा बेगम,
मेहरून निशा, मेहरून निशा। अब उनकी पत्नी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब संभव नहीं है सबके बारे में लिखना, लेकिन दो चार नाम तो हम लिख सकते हैं। तो एक है मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी 1562 में जहांगीर का जन्म हुआ इनसे, जहांगीर की मां थी। और ये हरका बाई के नाम से जाना जाता है इसे, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, अभी मत लिखो यार। फिर है सलीमा सुल्तान, सलीमा सुल्तान, ये बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम, और इससे मुराद मिर्जा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई इनको, मुराद मिर्जा। रुकैया सुल्तान बेगम, एक रुकैया सुल्तान बेगम, एक है बीबी सलीमा सुल्तान, मतलब सलीमा सुल्तान वो अलग है, बीबी सलीमा सुल्तान अलग है। और भी नाम है, लेकिन उन सब की हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक अभियान, प्रारंभिक अभियान। तो प्रारंभिक अभियान एक तरफ से तो सबसे पहला मालवा विजय, मालवा विजय, और यह है 1561, मालवा विजय 1561, मालवा विजय 1561। और इसमें महत्वपूर्ण किसको भेजा था इसने? आदम खान को, आदम खान को। और बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर द्वारा किया गया प्रथम अभियान था। अभी तक जितने हुए थे बैरम खान के भरोसे, लेकिन बैरम खान की मृत्यु के पश्चात किया गया प्रथम अभियान था। और यहां पर शासन कर रहे थे कौन? बाज बहादुर, बाज बहादुर, और उनकी पत्नी का नाम रानी रूपमती, रानी रूपमती। ऐसा बोला जाता है कि प्रथम अभियान में क्या हुआ, जो बाज बहादुर है, रानी रूपमती ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली, और बाज बहादुर फिर इस दुख से दुखी होकर वहां से कहीं और चले गए, कहीं और चले गए। और अकबर ने वहां आदम खान को सूबेदार बना दिया, आदम खान, क्योंकि जो जीता उसी को बना दिया, आदम खान को सूबेदार बना दिया। और तब क्या था? पेटीकोट शासन, 1561 की घटना है। जब अकबर को यह पता चला कि उसने तो वहां झूठ बोला है, किसने? आदम खान ने, और गलत तरीके से वह अत्याचार कर रहा है, मतलब मुगल बादशाह के नाम से वो अत्याचार कर रहा है, तो अकबर ने तो उसकी हत्या करवा दी आदम खान की। अब पेटीकोट शासन अपने आप ही समाप्त हो गया। और वहां किसको? पीर मोहम्मद, पीर मोहम्मद को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। आदम खान के बाद किसको? पीर मोहम्मद को। थोड़ी सी कहानी भी ऐड करना है इसमें। किसको भेजा? यहाँ पे शासक था बाज बहादुर, बाज बहादुर। किसको भेजा? आदम खान को, आदम खान को। आदम खान के बाद में किसको बनाया? पीर मोहम्मद को, पीर मोहम्मद को। अब ऐसा लगा कि ये तो कमजोर है, तो बाज बहादुर ने फिर से इसको पराजित करके मांडू पर अधिकार कर लिया। फिर से पीर मोहम्मद को परास्त करके बाज बहादुर ने पुनः मांडू पर अधिकार कर लिया, या पुनः विजय प्राप्त कर ली। अब अकबर ने दूसरे किसी के नेतृत्व में
किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में अकबर ने फिर से एक दल भेजा, अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में, जो एक उज्बेक था। और अब बाज बहादुर ने पराजय स्वीकार कर ली, उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली। अकबर ने बोला कि बाज बहादुर को अब लेके ही आ जाओ यहाँ पर। अकबर ने जो है बाज बहादुर को वही आगरा बुला लिया और वो वहीं उसके दरबार में रहने लग गए और 2000 का मनसब दिया था उसे, 2000 का मनसब दिया था, 2000 का मनसब दिया था। क्लियर हो गया? पहला अभियान। बैरम खान की मृत्यु के बाद यदि उसका कोई अभियान था तो वो कौन सा था? मालवा अभियान। और मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर, रानी रूपमती। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा अभियान इसका, 1562 आमेर अभियान। आमेर अभियान, और यह है 1562। तो भारमल भगवान दास और राजा मानसिंह, एक नाम और हरखा बाई, ये 4 नाम हमें इस पे याद रखना है। कौन कौन? भारमल का पुत्र भगवान दास, और भगवान दास का पुत्र राजा मानसिंह, और राजा मानसिंह की बहन हरखा बाई। ये इसकी बहन थी, ये पुत्री नहीं है मानसिंह की। कौन है? बहन थी। अब क्या हुआ, जैसे अकबर ने वहां आक्रमण किया आमेर के ऊपर, भगवान जो भारमल है वो अपने पुत्र के साथ में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, वहां पर आकर उससे मिलने के लिए पहुंच गया और युद्ध करने से उसने मना कर, एक तरीके से संधि उसने कर दी। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और पहला राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, और कौन था वो? भारमल। कौन था? भारमल। और क्या किया उसने? बदले में अपने पुत्र उसको अच्छे से लिखोगे, और भारमल ने अकबर से अजमेर की शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुलाकात की। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुलाकात की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पौत्र मानसिंह को अकबर के दरबार में भेजा। लिख लिए यहां तक? दरबार में भेजा। अकबर ने इन दोनों को 5000 का मनसब प्रदान किया व भगवान दास की पुत्री हरकाबाई से विवाह कर
लिया। अभी कुछ देर पहले मैं बोलता था ना, एक महिला शासिका का नाम याद नहीं आया, वो है चांद बीबी, अहमदनगर की शासिका चांद बीबी है, याद रखना है बराबर। अब हम पढ़ेंगे मेड़ता विजय 1562। मेड़ता, आमेर के बाद मेड़ता विजय, और ये कब की है? 1562। उदय सिंह की बात कर रहे हैं, उदय सिंह, उदय सिंह। मेड़ता विजय ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेड़ता विजय और कौन था वहां पर? उदय सिंह, ठीक। इसके बाद महत्वपूर्ण विजय 1564, गढ़कटंगा, गढ़ मंडला, गढ़ कटंगा या गढ़ मंडला 1564। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मैंने क्या बताया, अभी का जो सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, गढ़कटंगा। तो गढ़कटंगा, इसे गढ़ मंडला भी बोल सकते हैं, गुणवाना भी बोल सकते हैं। और इस साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी अमनदास ने। इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अमनदास ने। किस एरिया में पड़ता है ये? गढ़ मंडला, अर्थात जबलपुर वाले महाकौशल क्षेत्र में, जबलपुर वाले क्षेत्र में था ये। और वहां पर अभी शासन कर रही थी दुर्गावती, दुर्गावती, दुर्गावती। कौन शासन कर रहा था? दुर्गावती। और अकबर ने किसको भेजा था? आसफ खान। अकबर ने भेजा था अपने सेनापति आसफ खान को। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आसफ खान। कहां पर संघर्ष हुआ था? मंडला के पास नरही नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। नरही नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। नरही नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। अब रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल शासक कीर्तिमान या कीर्ति सिंह की पुत्री। और इनका विवाह हुआ दलपत शाह से। विवाह हुआ दलपत शाह से, दलपत शाह से, ठीक। लेकिन दलपत शाह की मृत्यु हो गई और इनका जो एक अल्पवयस्क पुत्र था, नाम क्या? वीर नारायण, कुंवर वीर नारायण। कुंवर वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। क्लियर एकदम? पराजय हुई इनकी, मृत्यु को गले लगाया इन्होंने। तो 1564 गढ़कटंगा, गढ़ मंडला या गोंडवाना विजय। क्लियर एकदम? ऐसा नहीं है कि ये परिवार ने देश के लिए बलिदान सिर्फ इतना ही दिया। इसके बाद में 1857 की क्रांति में भी देखे तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह इन्हीं के वंशज थे जिन्होंने अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। अब हम बात करते हैं मेवाड़ विजय। मेवाड़, मेड़ता को हमने वही छोड़ दिया था। अब मेवाड़ की बात करते हैं। 1567-68, 67-68 उदय सिंह वहां का शासक। जैसे हमने पढ़ा कि बाबर के समय कौन था वहां पे? राणा सांगा। और उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन? कुंवर उदय सिंह। और मुगलों की ओर से नेतृत्व किया था आसफ खान ने। मुगलों की ओर से कौन लड़ा? आसफ खान। युद्ध का कारण क्या था ये भी देखते हैं।
युद्ध का कारण क्या था? देखो 1561 प्रारंभिक अभियान मालवा पर, और मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। आदम खान जीत गया था और बाज बहादुर शाह ने कहीं और शरण ले ली थी कुछ समय के लिए। वो शरण कहाँ ली थी उसने? वो शरण ली थी उसने मेवाड़ में, और इस कारण मुगल बादशाह उससे खार खाए हुए थे कि हमारे दुश्मन को आपने शरण दी है। बाद में वो वापस भी आ गया मालवा, उसने अधिकार भी कर लिया, वो लंबी कहानी है। लेकिन ये इधर शत्रुता इनकी चली रही, तो इसने इससे निपटने के लिए अकबर ने किसको भेजा? आसफ खान को। क्लियर हो गया ना शत्रुता का कारण क्या था? लेकिन उदय सिंह जो है राजपूत वंश पर एक दाग माना जाता है। किसी ने कहा है, कल हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में, कितना अच्छा होता यदि मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह का नाम ही नहीं होता, क्योंकि इसने लड़ाई नहीं की थी, बल्कि ये युद्ध स्थल से छोड़कर, लड़ाई करना छोड़कर जो है वो जंगलों में चले गए थे। लिखेंगे कर्नल टॉड का कथन लिखेंगे, मेवाड़ के लिए यह कितना अच्छा होता। कर्नल टॉड ने लिखा है, राजपूतों का इतिहास लिखा है कि नहीं, अपन ने पढ़ा भी है। कर्नल टॉड, मेवाड़ के लिए यह कितना अच्छा होता कि वहां का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम कभी अंकित नहीं करता। मेवाड़ के लिए यह कितना अच्छा होता यदि वहां का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम कभी अंकित नहीं करता। ऐसा क्यों लिखा होगा? क्योंकि आसफ खान ने जब आक्रमण किया तो वो जंगलों में छिप गया था, युद्ध नहीं किया था। लेकिन नीचे लिखेंगे, उदय सिंह जंगलों में छिप गया, लेकिन उसके सेनापति जयमल एवं फतेह सिंह ने किले की रक्षा की। आगरा के किले के मुख्य द्वार पर इन दोनों की मूर्तियां बनी हुई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और अकबर के जो अन्य युद्ध अभियान, अंतिम युद्ध अभियान असीरगढ़ का किला 1601, और इसके बाद में 1605 में उसकी मृत्यु, उनके सुधार कार्य, उनकी धार्मिक नीति, उनकी राजपूत नीति, कल हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।